अगर कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं जीता तो कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। देखिए, राजस्थान में तीसरे विकल्प की 500% संभावना है, 100% नहीं, 500% संभावना है, लेकिन राजस्थान में उस स्तर का कोई फेस आया नहीं। मतदाता का जो मूड है, उसका जो रवैया है, उसका जो मनोविज्ञान है, वो आज तक कभी किसी के समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर छूट देने से ही वोट मिलते तो बहुत बढ़िया काम करने वाले चुनाव हारे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के ईडी आई है, वो ऐसा लगता है कि उसने बहुत विलंब किया। कांग्रेस अगर सत्ता में लौटती है तो वो एक कम बहुमत से लौट सकती है, और भाजपा अगर सत्ता में लौटती है तो वो मुझे लगता है पूर्ण बहुमत के साथ लौटती है। ये परसेप्शन ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल उनका मकसद मात्र इतना हो सकता है कि किसी भी तरह से हम 2, 4, 5, 10 विधायक जिता करके विधानसभा में भेज सकें। उसमें हनुमान जी का उद्देश्य ये रहा होगा निश्चित तौर पर कि वो दलितों का वोट लेकर के जाट और दलित का एक गठबंधन बन जाएगा और उससे वोट ले लेंगे। लेकिन राजनीति जो है, इसमें एक शब्द है नीति, तो उसमें नीति का मतलब है नैतिकता। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ रेड पड़ती है। ओपी हुडला है, उनके वहाँ रेड पड़ती है ईडी की। तो चुनावी समय के अंदर सरकारी एजेंसियों का इस तरह से इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं? गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो रोज ये सवाल करता है कि भी उस दिन तुमने फलां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, तब तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, तब तो तुम कह रहे थे कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन आज जब तुम्हारे यहाँ कोई एजेंसी आ गई तो तुम्हें बुरा लग रहा है। आप सत्ता में शीर्ष पद पर थे, तो एक कसूर ये भी होता है कि आपने दायित्व नहीं निभाया, और आपके दायित्व नहीं निभाने की वजह से लोग आपसे नाराज हैं। तो वो जो नाराज लोग थे, वो अब ये उसमें धारणा उनमें जा सकती है कि ईडी को भी जब कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। इसलिए इस 0.5 को रोकने के लिए कांग्रेस को इसको रिवर्स करना होगा। अगर कांग्रेस रिवर्स नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो शासन है, ये 10 साल के लिए मिनिमम आएगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे देवी सिंह भाटी ने एक प्रयोग किया, तो देवी सिंह भाटी की बीकानेर के बाहर ज़्यादा पहचान नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के भरतपुर, वो जो पूर्वी राजस्थान है, वो उसमें पहचान रखते हैं। उन्होंने मेवाड़ में भी कोशिश की थी, लेकिन मेवाड़ का टेम्परामेंट बहुत अलग है, किरोड़ी लाल जी का टेम्परामेंट अलग है। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल हैं, वो एक खास जाति के साथ जुड़ गए और उनका एक अलग बेल्ट के अंदर प्रभाव है कि किस तरह से तीसरे और चौथे नंबर पे रहे लोगों को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और उन्होंने टिकाऊ या जिताऊ जिसे कहा जाता है, उसके बजाय हराऊ पर दांव खेला है। तो वो जो हराऊ वाला दांव थी, वो एक नई बात थी, इसलिए ये निकल के बात आई कि ये एक तरह से जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, वो एक उल्टे चश्मे से इन चीज़ों को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। राजस्थान में जैसे ही विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में खलबली मची हुई है। एक पार्टी में ईडी का जिक्र है तो एक पार्टी में ईडी को लेकर परेशानी है। चुनावी माहौल में हम बात करते हैं कि आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को लेकर, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो राजस्थान की राजनीति पे पैनी नज़र रखते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट त्रिभुवन जी हमारे साथ हैं, बोल हिंदुस्तान के मंच पर हैं। तो राजस्थान का गणित, मोटा मोटा गणित चुनावों से पहले इनसे सीखते हैं। सर, आपका बोल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जी नमस्कार। जी, वैसे तो हम आपके आर्टिकल पढ़ते हैं और उन्हीं को देखकर ग्राउंड पे जाते हैं, सुनते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? राजस्थान में एक रिवाज चला हुआ लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से कह सकते हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो अब की बार की स्थिति में आप कैसे देखते हैं राजस्थान को पहली नज़र में? देखिए, राजस्थान में 1993 में बीजेपी सत्ता में थी, फिर 98 में कांग्रेस आई, और फिर लगातार एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये बदलाव होता रहा और एक ये रवायत बन गई जी। और इस बार कांग्रेस इस कोशिश में है कि ये रवायत या रीत जो है वो बदले, टूटे, और बीजेपी इस कोशिश में है कि रवायत बनी रहे। तो ये जो रवायत बनने और तोड़ने का जो सिलसिला है, ये पिछली बार बीजेपी ने भी कोशिश की थी कि ये रवायत न टूटे, ये रवायत जो है बनी रहे जी, और बीजेपी सत्ता में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बार कांग्रेस कोशिश कर रही है, और कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी जो लोकप्रिय योजनाएं हैं जो जनता को पसंद आएँ, जैसे चिरंजीवी योजना है, या किसानों को बिजली के बिलों में छूट है, या आम नागरिकों को बिजली के बिलों में जो कुछ छूट दी गई। इस सिलसिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हुई हैं,
छात्र छात्राओं को छूट दी गई, युवाओं को छूट दी गई, महिलाओं को बसों के अंदर छूट दी गई, तो बहुत सारी ऐसी इस तरह की छूट हैं। अब ये छूट वोट में कितना बदलेंगी, ये बहुत बार मतलब बदलता है, बहुत बार नहीं बदलता ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता लोगों को ये एहसास करा पाए, क्योंकि कई आप आम जीवन में देखते हैं कि आप किसी को बहुत बड़ा उपहार देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उपहार देने वाले के प्रति उतना खुश नहीं होता जितना बिना उपहार दिए जो कभी उपहार नहीं देता वो उसके साथ बड़ा खुश रहता है। तो चीज़ों का बड़ा एक मतदाता का जो मूड है, उसका जो रवैया है, उसका जो मनोविज्ञान है, वो आज तक कभी किसी के समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर छूट देने से ही वोट मिलते तो ऐसा लगता है कि मिल जाते हैं। और बहुत बढ़िया काम करने वाले चुनाव हारे हैं। अपने शहरों को जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन बना दिया, वहाँ पूरे राज्य का जो पैसा राज्य में जो जाना चाहिए उसका बड़ा प्रतिशत अपने शहर में, अपने इलाकों में लगा दिया, लेकिन फिर चुनाव हार जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि चुनाव के दौरान क्या होगा, उस समय का गणित क्या होगा, उस दौरान सामने कौन कौन लोग होंगे। क्योंकि भारतीय समाज जो है वो बहुत संवेदनशील और विभिन्न तरह के वर्गों में बटा हुआ समाज है। कई बार कर्मचारी एक वर्ग बन जाता है, तो कभी कोई जातिगत तौर पर समीकरण अलग तरह के बन जाते हैं। तो जो राजस्थान की राजनीति है वो आम भारतीय जो राज्य हैं उसी की तरह से बड़ी जटिल राजनीति है। और योजनाओं के माध्यम से एक बात जरूर हुई है कि जो कांग्रेस के प्रति आमतौर पर या किसी भी पार्टी के प्रति जो गुस्सा होता था वो गुस्सा नहीं था। जैसे पिछली बार एक नारा गूंजा था पूरे चुनाव के दौरान, तो उसमें मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया था, लेकिन कहा गया कि नहीं, प्रधानमंत्री से कोई बैर भाव नहीं है। और वो नज़र भी आया कि जैसे राज्य की सरकार चली गई और जो जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो सीटें जो हैं 24+1 करके उनको 25 सीटें चली गई। तो अब की बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये ग्राउंड पर दिखेगा और देखना पड़ेगा। जिस नारे की आप बात कर रहे हैं कि उस टाइम वो था कि मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन अभी हम जब लोगों से मिल रहे हैं, धरातल पे जा रहे हैं, तब लोगों के मन में एक नारा और आया हुआ है। या तो वो बीजेपी ने वो नारा प्रोजेक्ट किया है या फिर वो नारा लोगों ने निकाला है। नहीं, गहलोत तुझसे बैर नहीं, वो विधायकों तुम्हारी खैर नहीं। नारा वो जो पिछली बार का नारा था वो नारा आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री विरोधी लोग थे उन लोगों ने इजाद किया हो। लेकिन राजस्थान के अंदर विपक्ष तो क्यों करेगा, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं वो। तो इसलिए ये तो खैर मुझे नहीं लगता कांग्रेस का या उन लोगों का नारा यहाँ होगा। लेकिन ये सच है कि इस मुख्यमंत्री के प्रति कहीं कोई जो चुनावी साल में गुस्सा आता है, जो गुस्सा प्रकट होता है, वो गुस्सा कहीं नहीं है। सरकार के प्रति भी वैसा कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई नहीं देती। और विधायकों के प्रति जो नाराज़गी है वो बार बार सामने आई है। लेकिन अब जब टिकट वितरण चल रहा है और कांग्रेस ने कुछ सूचियों में टिकटें घोषित की हैं, तो उस दौरान इससे पहले लोग ये मान रहे थे, खासकर जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले पत्रकार या कांग्रेस के प्रति जो चाहते हैं कि भाजपा ना आए और कांग्रेस आए, तो एक सहानुभूति वाले लोगों का भी एक बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग है। तो वो लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस अगर टिकटें काट देगी और कुछ ऐसा होगा कि जिससे कांग्रेस चेहरे बदल देगी तो उन बदले हुए चेहरों को वोट मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जब ग्राउंड रियलिटी पे इसमें काम किया या बहुत सारे सर्वे वगैरह की बात हुई, तो हम ये देखते हैं कि वो सर्वे बहुत ज़्यादा कोई काम इनके या तो आए होंगे या नहीं आए। अगर बदलाव की बात थी और कह रहे थे कि सर्वे में बात सामने आ रही है, तो जो चेहरे इन्होंने चुने हैं उन चेहरों को देख करके, भले वो बीजेपी के चेहरे हों भले कांग्रेस के हों, वो मुझे उनसे कोई ज़्यादा बेहतर विकल्प वाले लगे नहीं। कुछ 2-3-4 सीटों पर विवाद हो सकता है और वो चल भी रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो टिकट घोषित किए गए हैं वो अच्छे टिकट हैं। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से खूब वर्किंग करके और बेहतरीन टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने भी अच्छे टिकट दिए हैं। अब ये बात है कि जो चुनावी रणभूमि में जब लोग जाएंगे तो उस दौरान तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, उस दौरान मुद्दे क्या होंगे, और जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो उस चुनाव को कितना नीचे तक लोगों तक लेके जा पाएंगे,
तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इससे जुड़ा सवाल से मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान में अभी एक मामला सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। संयोग से उस दिन हम मिले थे, उस दिन सीकर में रेड पड़ी थी। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ रेड पड़ती है। ओपी हुडला है, उनके वहाँ रेड पड़ती है ईडी की। तो चुनावी समय के अंदर सरकारी एजेंसियों का इस तरह से इस्तेमाल करना कैसे देखते हैं कि ये राजस्थान की राजनीति में किसके लिए फ़ायदे का रहेगा? देखिए, जिनके यहाँ रेड पड़ती है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रेड पड़े तो वो सरकारों पर आरोप लगाया करती थी या लगाती हैं, या जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके यहाँ उनके बारे में एक खबर छपी और 1 लाख रुपया लेते हुए उनको बताया गया कि उन्होंने घूसखोरी की है। उस समय भी एजेंसियां काम कर रही थी और मीडिया के लोग भी काम कर रहे थे। अब फिर चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो एजेंसीज हैं, मीडिया अपनी तरह से काम करेगा, जो सरकारी एजेंसीज हैं वो अपनी तरह से काम करेंगी, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के ईडी आई है वो ऐसा लगता है कि उसने बहुत विलंब किया, क्योंकि ईडी का आना उस समय बहुत अच्छा या ठीक लगता, लोगों को न्यायपूर्ण लगता, अच्छा लगता, और एक वो एजेंसी ऐसा लगता कि बहुत एक्शन में और अच्छे तरीके से एक्शन में है, क्योंकि जब पेपर लीक का मामला था और हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी अपराधी को या जो अपराध की आशंका है या जो आरोपी है उसे भी कोई समय मिलता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो दोषी पाया जा सके मैनेज कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है, वो उन चीज़ों को ठीक कर लेता है। ये सब जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या सोच कर प्रेशराइज करने के लिए नहीं। अब ये मुझे इसमें कोई समझदारी नहीं लग रही, क्योंकि अगर एजेंसी को आना था तो एजेंसी को उस समय आ जाना चाहिए था और उस समय वो जांच करते तो कुछ चीज़ें सामने आती। खैर, अब अगर एजेंसियां आई हैं, जैसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने बयान दिए तो उन्होंने ये कहा कि अगर जिनके यहाँ एजेंसी गई है तो उन नेताओं ने कोई कसूर नहीं किया है तो उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपराधी हैं तो फिर उनका अपराध सामने आ जाएगा। लेकिन ये आम लोगों का मानना है, ये हम जब किसी से भी बात करेंगे, कि अगर वो अपराधी नहीं पाए गए या उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाने लायक या उनकी गिरफ्तारी के लायक कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये निश्चित रूप से बूमरैंग करेगा। तब जो लोग आज तक जिन लोगों को अपराधी मान रहे थे और कह रहे थे कि ये नकल के प्रकरण में इनकी भूमिका है या ये कसूरवार हैं या उस कारण कसूरवार सीधे सीधे तौर पर नहीं है या अप्रत्यक्ष रूप से कसूरवार हैं क्योंकि आप सत्ता में शीर्ष पद पर थे, तो एक कसूर ये भी होता है कि आपने दायित्व नहीं निभाया और आपके दायित्व नहीं निभाने की वजह से लोग आपसे नाराज हैं। तो वो जो नाराज लोग थे वो अब ये उसमें धारणा उनमें जा सकती है कि ईडी को भी जब कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। तो लोग जब बात करते हैं, लोक समाज है, लोक न्याय है, वो हमारी एजेंसियों की तरह से या हमारे न्यायालय की तरह से नहीं चलता। लोक न्याय एक अलग तरीके से चलता है और वो सत्य पर या जो तार्किकता है उस पर आधारित होता है, वो दस्तावेजों पर आधारित नहीं होता। वो जिनको आप खलनायक घोषित करते हैं वो उनको भी बहुत बार सही बताता है। रावण के रोज पुतले हम जलाते हैं, लेकिन लोगों में ये सवाल बार बार उठता है, घरों में उठता है कि आखिर उसका कसूर क्या था, आप पुतला तो रोज जलाते हो। तो आज तो इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं होता। तो चीज़ें इस बात पे निर्भर करती हैं कि लोग उसका क्या निर्णय लेंगे, ईडी इस पे किन नतीजों पर पहुंचेगी, कौन से तथ्य सामने आएंगे। तो ये जो तथ्यात्मकता है, जो न्याय की बात है, वो किस तरह सामने आएगी उस पर निर्भर करेगा कि आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 15 दिन में, या जब तक वोट गिरने का समय आता है 25 नवंबर का, उस दिन तक क्या रहेगा या ईडी तब तक क्या करेगी, ये इस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि बहुत बार लोग कहते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग ही है। मैं रोज़ रात को अपने घर जाता हूँ, रोज़ सुबह आता हूँ, तो लेकिन जब मैं रात को अपने घर जा रहा होता हूँ तो मुझे कम से कम 3 या 4 जगह पुलिस रोक करके चेक करती है। सब लोग मुझे जानते हैं, वो गाड़ी के नंबर देखेंगे, रोकेंगे, पूछेंगे, गाड़ी में देखेंगे, झांकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एजेंसियों का जाना, एजेंसियों का जांच करना वो कोई ख़राब बात है, क्योंकि हमारी एजेंसियां, जो राजस्थान की एजेंसियां हैं, उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो राजस्थान में भी उन लोगों ने, इन एजेंसियों ने काम किया है। मैं ईडी की बात नहीं, जो राजस्थान की एजेंसियां हैं, और उसमें जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए थे या जो सरकार से सहमत नहीं थे उनके बारे में भी मुकदमे दर्ज हुए। बाद में उन मुकदमों का क्या हुआ आप देखिए। तो जो एजेंसियां हैं
वो जिस जगह कदम उठाती हैं वो उसको किस परिणति पर लेके जाती हैं, बात वहाँ जाती है। जैसे राजस्थान में कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे नेताओं के खिलाफ जो पार्टी के बड़े पदों पर हैं, नेता बड़े पदों पर थे लेकिन जो असहमत थे। तो ये देखिए, जब आज एक खास तरह के लोगों के यहाँ एजेंसियां जा रही हैं तो बुरा लग रहा है, लेकिन जब अपनी तरफ उन एजेंसियों का हम करते हैं तो ये लोग इन चीज़ों को देखते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों की आंखें बंद नहीं हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं। और खासकर लोग कौन, मैं बहुत पढ़े लिखे या स्वार्थी लोगों की बात नहीं करता हूं जिनके हित राजसत्ताओं के साथ जुड़े होते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों का कोई हित नहीं जुड़ा होता वो लोग न्याय की बात करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो वोट डालने वाला समाज है, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो रोज ये सवाल करता है कि भी उस दिन तुमने फलां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, तब तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, तब तो तुम कह रहे थे कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन आज जब तुम्हारे यहाँ कोई एजेंसी आ गई तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो ये जो लोक समाज के अंदर जो बात हमें सुनाई देती है, मैं जब किसी गांव में, किसी शहर में, या आप अनपढ़ लोगों के साथ भी बात करेंगे कहीं भी बैठ करके, तो लोगों का जो सच है वो सरकार के सच से, मीडिया के सच से, या जो अपने आप को तटस्थ न होने वाले किसी न्याय के या किसी के समर्थन में कह करके जिस तरह का कह रहे हैं, तो लोगों का सच बहुत अलग सच है। इसीलिए सरकारें बदलती हैं, इसीलिए सरकारें रिपीट होती हैं। तो आप ये चीज़ें देखिए कि जब देखिए कि आप थोड़े कसूरवार हैं और कोई एक सामने ज़्यादा कसूरवार है, लोगों को लगता है कि कसूरवार तो तुम हो। कोई 1 रुपए की चोरी करे या लाख की चोरी करे, उनके लिए या कि भाई तुम्हें एक का मौका मिला, तुमने उतना कर लिया, ये हुआ। ये बहुत इस तरह की चीजें हैं। और जो एजेंसी का जो ईडी का उदाहरण है, मैं उसमें एक और आपको बात बताऊं, ये जो एजेंसियां जब किसी को दोषी ठहराती हैं तो दोषी लोग कह रहे हैं ना कि दोषी, मैं कह रहा हूं दोषी ठहराने के बावजूद नतीजे बड़े अलग आते हैं। कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, यूपीए सरकार थी, साल 2012 की बात है, नवंबर महीने की बात है, कांग्रेस के एक नेता थे YSR रेड्डी, उन्होंने बहुत सारा धन कमाया जी, और वो सबको पता था कि यूपीए के लोगों को पता था कि ऐसा धन कमाया गया है। लेकिन जब उनके बेटे ने बगावत कर दी तो उनके यहाँ सीबीआई का छापा डला और वो 16 महीने तक जेल में रहे। ठीक है, साबित हो गया और सीबीआई ने कहा, प्रूव किया कि ये दोषी हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की गई। लेकिन आज की हकीकत देखिए कि आज क्या है। आज वो जगन रेड्डी जो हैं वो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ उनके सामने न कांग्रेस टिक पा रही है और न दूसरे दल टिक पा रहे हैं। आज वो एक छत्र नेता हैं। तो ये कल किसी राजस्थान में भी हो सकता है कि जहाँ एजेंसियां जा रही हैं जिनको कसूरवार ठहराने की कोशिश है, हो सकता है वो कल कोई बड़े नेता बन करके उभर आए और उनका दोष जो है वो दोष न माना जाए। तो लोक समाज का निर्णय वो बहुत अलग निर्णय है। वो सरकारी एजेंसियों, वो मीडिया के तर्कों, वो न्यायालय के तर्कों पर नहीं चलता। लोक समाज का जिस लोक आस्था है, जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ है हमारा, वो बहुत सारी अलग चीज़ों पर सोचता है। बिल्कुल। कल जब ये घटना हुई थी परसों, उसके बाद मुख्यमंत्री के बेटे को भी एक पुराने मामले में समन आया था, जिसमें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सचिन पायलट को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए भेज दिया था, मीडिया से बातचीत करने के लिए। इन चीज़ों का, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, आपने जिस लोक न्याय की बात की, वो जनता रोज़ नए तर्क दे रही है अपने नेताओं को बचाने के लिए और बनाने के लिए। तो ऐसे में स्थिति राजस्थान में कैसी देख रहे हैं कि ये जो मामला है ये कांग्रेस के लिए कितना फेवर का रह सकता है या कितना नुकसानदायक हो सकता है, कि जनता में क्या परसेप्शन बना हुआ है इसको लेकर? देखिए, देश में इतनी जगह, इतनी तरह के चुनाव होते हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो वो इस बात पर कभी निर्भर नहीं करता। वो ये है कि जो कटघरे में जिसे खड़ा किया गया है वो कितना लोगों को अपनी बात तक, वहां तक ले जा पाता है, बात उस पर निर्भर है। आप देखिए कि बीजेपी ने बहुत सारी जगह घेरने की कोशिश की, और आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ एक महिला थी ममता बनर्जी, और उसके खिलाफ कांग्रेस भी थी, उनके खिलाफ कम्युनिस्ट भी थे, उनके खिलाफ अन्य दल भी थे, उनके खिलाफ बीजेपी थी। कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां तीनों मिलकर के ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन ममता बनर्जी के सामने कोई नहीं टिक पाया, क्योंकि ममता बनर्जी ने लोगों को अपनी तरह का संदेश दिया। तो आप ये देखिए कि
जो नेता है वो कितना पावर के साथ अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाता है। इसका एक उदाहरण और भी है कि आप देखिए, जब अशोक गहलोत का दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जब चुनाव का समय आ रहा था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे किरीट सोमैया। उन्होंने यहाँ कम से कम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान में की होंगी और हजारों दस्तावेज उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत किए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। इन्हीं वैभव गहलोत पे बहुत भारी आरोप लगाए गए। अशोक गहलोत जो हैं उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन वो 5 साल का शासनकाल वैसा का वैसा बीजेपी का गुजर गया और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो उसी तरह के मुद्दे, पिछली बार एक होटल दूसरा था, उसी चेन की एक दूसरा होटल इस बार चर्चा में आ गया है। तो ये तौर तरीके लोग सब समझते हैं और इसीलिए राजनेताओं पर से विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। लोग कहते हैं कि ये हम तुम्हें जाने, मजबूरी है लोगों की। वो 2 पार्टियां या 4 पार्टियां सामने हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है कि इस बार इसको ले आओ, उस बार उसको ले आओ, उनको सबक भी सिखाते रहो और उनसे काम भी लेते रहो। तो उस मजबूरी का लोगों का फायदा उठाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक नैतिकता नाम की चीज होती है, तो वो किरीट सोमैया की नैतिकता कहाँ है? वो कम से कम आकर के किसी आदमी को मुंह दिखाने लायक होना चाहिए, उनको आना चाहिए था कि साहब ये मैंने आरोप लगाए थे, मैं कम से कम माफी मांगता हूं, मेरे आरोप साबित नहीं हो पाए। दूसरा, ये हमारे जो कांग्रेस आज जिसको तकलीफ हो रही है ईडी पर, जिन दिनों ये कानून बनाए गए थे, 1956 में ईडी का गठन हुआ था, 67 साल हो गए हैं। तो ईडी का जब कानून बनाया गया, उस दौरान सीबीआई जब बनाई गई, उन एजेंसियों के साथ उनको कहना चाहिए था कि अगर कोई कसूरवार नहीं होगा तो ये एजेंसियां बाकायदा उस आदमी का, उसको जिस किसी को लॉस हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा की हानि हुई है, वो हानि का हम पे करेंगे, बिल्कुल, और कसूरवार होगा तो हम जेल में भेजेंगे। तो जो लोग कसूरवार हैं उनको आप जेल भेजिए, और अगर आप बेवजह उनको परेशान कर रहे थे और वो कसूरवार नहीं हुए तो आप उनको पे कीजिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें एजेंसियों के साथ होनी चाहिए और हमें अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। और अब अगर बीजेपी दुरुपयोग, अरुंधति रॉय ने एक बहुत पहले लेख लिखा था, उनकी एक किताब है बड़ी प्रसिद्ध, उसमें न्याय का गणित एक किताब है उनकी, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब कभी हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि ये अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो लोकतंत्र को खराब कर रही है, वो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रही है, और जब हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं और फिर जब हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं और जब हम उसकी तह में जाते हैं तो वहां कहीं कांग्रेस का रास्ता वो शुरू किया हुआ मिलता है। तो बात ये नहीं है, आखिर हम इस देश के नागरिक हैं, हम राजस्थान के नागरिक हैं। सारी पार्टियां कोई विदेश से या दूसरे देश से आई हुई नहीं है, हमारी पार्टियां हैं, सारे हमारे समाज के हमारे लोग हैं। तो और जब हम इनको चुन के भेजते हैं तो इन सबको आपस में बैठ के विधानसभा में और लोकसभा में अपनी एजेंसियों के नियम कायदे दुरुस्त करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और याद दिलाऊंगा आपको कि जिन समाजों को हम पिछड़ा कहते हैं, जिन युगों को हम पिछड़ा कहते हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप के साथ का युद्ध हो, चाहे वो औरंगजेब के युद्ध हों, चाहे वो अकबर के समय के युद्ध हों, चाहे वो शिवाजी के युद्ध हों, चाहे वो किसी भी समय के हों, चाहे महाभारत भी हुआ हो, रामायण ले लो, हर एक में मानवीयता, न्याय, ये सारे गुण हमें साफ तौर पे दिखाई देते हैं। आज जब चुनाव शुरू होता है तो हम कहते हैं कि युद्ध के बिगुल बजा, हेडिंग होते हैं, रणभेरी बजी। ये रणभेरी कहाँ से आया, बिगुल कहाँ से आया? तो बिगुल और रणभेरी शब्द बहुत प्राचीन युद्धों में तो बिगुल बजता था, तब जाके सेनाएं लड़ती थी। ऐसे ही वो हत्यारे लोग नहीं थे, यानी कि कायदे होते हैं। तो उन कायदों का, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। आज हमारे जो बहुत सारे राजनेता हैं वो इस बात के, रामायण को बहुत बार याद करते हैं, राम को अपना आदर्श पुरुष बताते हैं, लेकिन राम रावण के युद्ध में जिसका हर दिन, हर दशहरे पे, हर साल पुतला जलाया जाता है, वो रावण क्या कहते हैं, वो जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषेण जो वैद्य था वो रावण के यहाँ से आया था। तो इलाज किसने किया? तो आप ये देखिए कि मर्यादाहीनता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के कायदे कानून आज के हिसाब से उनको ठीक करना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ठीक है, अपराधियों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? कोई अपराधी हो, मैं हूं, आप हो, कोई तीसरा हो, किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे हमारी एजेंसियों की प्रतिष्ठा भी गिरती है, क्योंकि आज एक एजेंसी कहीं जा रही है, कहीं उसको मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं। देखिए, समाज के अंदर
ऐसे ऐसे तो है नहीं कि एजेंसी भाई बिना इनपुट के कुछ कहीं भी नहीं, बात इनपुट की नहीं है, ठीक है, इनपुट है तो जांच कीजिए उसका। और जिस दिन उसको आप देखिए, लोगों के मकान बन जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलें, 20-20 मंजिले भवन बन जाते हैं, और फिर एजेंसियां निकलती हैं कि साहब उसको गिराने निकलती हैं। आप नुकसान गांधी, एक तरफ तो आप गांधीवादी हो, और ये उदाहरण बच्चों को पढ़ाते हो कि गांधी जी के यहाँ जब लिफाफा आता था, कोई पत्र आता था, तो एक पत्र में उनको किसी ने गाली लिख के भेजी, तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, तो उसमें से उन्होंने आलपिन निकाल ली और पत्र को परे फेंक दिया, और जो लिफाफा था उसको लिखने के लिए रख लिया। तो गांधी जी ने कहा इसमें ये गाली मेरे काम की नहीं थी, ये आलपिन है वो मेरे काम। तो आलपिन जिस देश में रखी गई, जो जिस देश का राष्ट्रपिता आलपिन काम की करके रखता था, जो आलपिन का महत्व समझता था, उस विचारधारा के लोग अगर 20-20 मंजिला मकानों को ढाते हैं, कोई किराए का भवन बना हुआ है, आप कह रहे हो नकल वाले का मकान तोड़ेंगे, और तोड़ मकान रहे हो किसी मालिक कोई और है, किराएदार कोई और है, इनमें कोई बिल्कुल, और कह रहे हो कि चलो ये इलीगल था। तो इलीगल जिस दिन पहले दिन ईंट लगी उस दिन क्यों नहीं दिख रहा था? आप किसका नुकसान कर रहे हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हमें एक न्यूनतम जो नैतिक मर्यादा है उसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। और ये मैं कोई आपको विशेषज्ञ के तौर पे, आप किसी लोक समाज में लोगों के पास चले जाइए, लोग आपको सब चीज़ें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो लोगों ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब हम मीडिया के तौर पे लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है। बिल्कुल। अभी अगर वर्तमान में हम देखें तो राजस्थान जो जिस रिवाज की बात कर रहे थे अपन शुरुआत में, वो रिवाज टूटेगा या बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ये रिवाज तोड़ना कितना जरूरी मानते हैं आप? क्योंकि हम पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे लंबे अरसे नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं जीता तो कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि रणनीतिकारों को ये चीज़ें ध्यान नहीं है। वो सबसे बड़ा सवाल उसमें ये है कि जब 1998 में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आई तो उस समय बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर था 12%। जी। बाद में वो वोटों का प्रतिशत घट करके हो गया 2.5%। बाद में जो इस साल का जो चुनाव था, इस बार जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो प्रतिशत घट करके हो गया 0.5। जी। तो इसका मतलब है कि पहले 12 थे, या 12% बीजेपी से आगे थे, फिर जब आप दोबारा सत्ता में लौटते हो तो आपका प्रतिशत 2.5 हो गया, आप कम आ गए, करीब 9.5% कम हुए। उसके बाद आप एकदम से 9% नीचे गिर गए, वो 2.5 मतलब 2% नीचे गिर गए, 2.5 से सीधे आप 0.5 पे आ गए। तो जो ये 0.5 पे आना है, ये साफ तौर पर ये बताता है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जो 2028 का चुनाव होगा, 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर जाना होगा या कांग्रेस को आना होगा, तो उस समय ये जो 0.5 है, ये अगर -0.5 हो गया तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस 0.5 को रोकने के लिए कांग्रेस को इसको रिवर्स करना होगा। अगर कांग्रेस रिवर्स नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो शासन है, ये 10 साल के लिए मिनिमम आएगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसमें कांग्रेस के लिए ये जीने मरने का या जो उसके अस्तित्व का, वजूद का सवाल है, ये चुनाव कांग्रेस के लिए। ऐसी स्थिति में हम कैसे देखते हैं कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पर कई नेताओं ने प्रयास किए, किरोड़ी लाल मीणा ने प्रयास किए, हनुमान बेनीवाल हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल नहीं हो पाया। हरियाणा में प्रयास किए गए, लेकिन अब गठबंधन से सरकारें चल रही है। यूपी, बिहार, इन स्टेटों में लें तो यहाँ थर्ड पार्टियाँ हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टियाँ विकल्प के तौर पर हैं। राजस्थान में विकल्प क्यों नहीं बन पा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में तीसरे विकल्प की 500% संभावना है, 100% नहीं, 500% संभावना है, लेकिन राजस्थान में उस स्तर का कोई फेस आया नहीं। अगर कांग्रेस में से या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इस चुनाव पिछले 5 साल के दौरान कोई कोशिश करता तो यहाँ एक बड़ा विकल्प खड़ा हो सकता था। लेकिन आज तक कभी किसी ने, अब जैसे देवी सिंह भाटी ने एक प्रयोग किया, तो देवी सिंह भाटी की बीकानेर के बाहर ज़्यादा पहचान नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के भरतपुर, वो जो पूर्वी राजस्थान है, वो उसमें पहचान रखते हैं। उन्होंने मेवाड़ में भी कोशिश की थी, लेकिन मेवाड़
का टेम्परामेंट बहुत अलग है, किरोड़ी लाल जी का टेम्परामेंट अलग है। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल हैं, वो एक खास जाति के साथ जुड़ गए और उनका एक अलग बेल्ट के अंदर प्रभाव है। वो मारवाड़ खासकर नागौर और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वो उसमें प्रभाव रखते हैं। जो दलित राजनीति जहाँ तक कुछ लोग करते हैं तो वो पूरे वैसा कोई प्रयोग हमारे यहाँ हुआ नहीं। बसपा ने थोड़ी कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने, जो मायावती रही, वो जितना रुचि उत्तर प्रदेश में लेती हैं, उन्होंने कभी दिलचस्पी यहाँ ली नहीं और मायावती के लोग टूट करके जाते रहे, उन्होंने कभी संभाला भी नहीं। क्योंकि उसमें जब आप एक खेत के मालिक होते हैं और आप उस खेत को संभालते नहीं हैं तो वहाँ आवारा पशु या कोई भी उसको चर के चला जाएगा, जो कुछ भी चर जाएगा, कोई भी काट ले जाएगा। बिल्कुल, उसकी देखरेख सही से नहीं हो पाएगी। तो ये जो बात हुई, कम्युनिस्ट पार्टियां काम नहीं, कम्युनिस्ट पार्टियों का राजस्थान की बहुत सारी पॉकेट्स हैं, मेवाड़ में, मारवाड़ में, गंगानगर, बीकानेर में, चूरू में, भादरा में और भरतपुर में जा रही है कम्युनिस्ट। लेकिन क्योंकि वो लोग अपने आप को बदल नहीं पाए, वो अपनी कोई टीम नहीं बना पाए, तो वो एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर चले गए कि जहां वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाए, तो वो एक अलग तरह के संकट में चले गए। जनता दल और जो दूसरे परिवार थे उनमें से बहुत सारे लोगों को उन दलों को भारतीय जनता पार्टी ने निगल लिया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो राजस्थान में एक तीसरे दल की बहुत बड़ी संभावना। अभी जिस वक्त अपन बात कर रहे हैं इससे अगले दिन ये हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण जो बड़ा नाम आता है अभी, वो उन दोनों का गठबंधन हुआ है राजस्थान में। तो ये कुछ ऐसी सीटों पे जब हम बात करें जहाँ पे अंतराल, क्योंकि देखिए वो एक बेमेल का गठबंधन है, उसमें जो दलितों के और जिन जातियों के बीच में टकराव रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने किसी रणनीति के तहत अगर किया है तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे उसमें कोई मेल या उस तरह की बात दिखाई नहीं देती। उनका मकसद मात्र इतना हो सकता है कि किसी भी तरह से हम 2, 4, 5, 10 विधायक जिता करके विधानसभा में भेज सकें। उसमें हनुमान जी का उद्देश्य ये रहा होगा निश्चित तौर पर कि वो दलितों का वोट लेकर के जाट और दलित का एक गठबंधन बन जाएगा और उससे वोट ले लेंगे। लेकिन राजनीति जो है, इसमें एक शब्द है नीति, तो उसमें नीति का मतलब है नैतिकता। वो जो डांगावास कांड हुआ, डांगावास कांड में वो बड़ा विभत्स कांड था और वो सीट डांगावास की जो है वो पड़ती है मेड़ता में। मेड़ता में किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने, खुद हनुमान जी ने, इन्होंने किसी ने भी जो पीड़ित जाति थी, किसी भी उस जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उस साल जो कांड हुआ, 2015 में कांड हुआ और 2018 का चुनाव हुआ, तो न हनुमान जी ने मेघवालों को टिकट दिया, न बीजेपी ने मेघवालों को टिकट दिया, न कांग्रेस ने दिया। तो आप देखिए पीड़ित के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। और उस पीड़ित जाति के संसद में बहुत सारे सांसद हैं, विधानसभा में बहुत सारे विधायक हैं, राजस्थान में बहुत सारे IAS हैं, राजस्थान में बहुत सारे IPS हैं, राजस्थान में बहुत सारे RPS और RAS हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बोला, कोई कुछ नहीं, किसी ने चूं चपड़ भी नहीं किया और किसी ने तथ्य तक नहीं बताया कि ये क्या न्याय कर रहे हो आप। तो आप देखिए कि बात न्याय की होनी चाहिए कि वहाँ वो जो एक अपराध बोध भी किसी को, पार्टी को नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों को न देखना, नैतिकता को नहीं देखना, लोगों के पीड़ित के साथ खड़ा नहीं होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। नहीं, मेरा कहना ये था, जो आपने 5-10 का ये नाम लिया, तो क्या ये आंकड़ा ऐसा बन सकता है कि पिछली बार भी 99 सीट 100 सीट पूरा पूर्ण बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास, तो ऐसा इस बार संभावनाएं बन सकती हैं कि दोनों पार्टी? नहीं, मुझे ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, भले बीजेपी आए, भले कांग्रेस आए, वो ठीक ठाक से बहुमत के साथ आएगी। एक अंतर जरूर दिखाई देता है कि कांग्रेस जब आती है तो वो 95 और वो 96 और 100 के बीच में घूमती रहती है। जैसे इस बार 99 ही आए थे, तो और बीजेपी 120 और 163। तो हो सकता है भाजपा सत्ता में आए तो वो अच्छे अंतराल से आए और कांग्रेस सत्ता में आए तो वो 100 के आसपास की सीटों पे आए। ये परसेप्शन जो है वो किसी चुनाव विशेषज्ञ ने या किसी राजनेता ने नहीं, कांग्रेस ने खुद बनाया है, उसके नेताओं ने बनाया है। तो कांग्रेस अगर सत्ता में लौटती है तो वो
एक कम बहुमत से लौट सकती है, और भाजपा अगर सत्ता में लौटती है तो वो मुझे लगता है पूर्ण बहुमत के साथ लौटती है। ये परसेप्शन ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे मैं किसी सीट पे जाके मैंने आकलन किया हो ऐसा नहीं किया, लेकिन परसेप्शन ये इस तरह का बता रहा है। लेकिन चुनावों में सारे राजनीति नाम भी इसी का है कि परसेप्शन टूटते हैं, लोग जो गढ़ी हुई धारणाएं हैं लोगों की, विशेषज्ञों की, वो टूटती हैं। इसका सबसे साफ सबूत जो है, अगर आप जानना चाहें तो राजस्थान के जितने चुनाव हुए हैं और उसमें जितनी बार जितनी एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, सर्वे एजेंसियों ने, और वो भी एग्जिट पोल जो हुए हैं, उसमें कभी कोई किसी का पोल सही हुआ है, कभी किसी का हुआ है, कभी किसी का हुआ है, कभी किसी का हुआ है, और बाकी के गलत हुए हैं। तो आप एक बार नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं और जो वैज्ञानिकता का दावा करते हैं, वो लोग भी बहुत उनके विचार, उनके भी परसेप्शन, उनके भी जो अनुमान है वो सही नहीं होते, सटीक नहीं, वो भी किसी किसी का बैठता है, यानी कि तुक्का लगता है। तो इसलिए ये बहुत जल्दबाजी चीजें होगी कहना और ये मानना, और ये खाम ख्याली है कि हम ये कहें कि ये पार्टी सत्ता में आ रही है, ये हार रही है, ये जीत रही है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बात है वो ये है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था नवज्योति में कि अमित शाह का उल्टा चश्मा जो आपने लिखा था, उसमें अब की बार जो 41 सीटें भाजपा ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, उनमें कई जगह ऐसी सीटों पे उम्मीदवार तय किए जो या तो बागी थे या निर्दलीय थे, उनको भाजपा ने अभी टिकट दिया है। तो ये किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा का जो टिकट वितरण हुआ है? नहीं, वो मेरा एनालिसिस नहीं, वो हम कुछ लोग बैठे थे तो जब डिस्कशन हुआ तो उसमें ये बात आई कि बीजेपी ने बड़ा हैरानीजनक तरीके से किया है, और एक कोई हमारे मित्र थे जो दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया से जो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस बार ऐसा काम हुआ है। तो उस परसेप्शन को हमने, जब वो हमें बताया गया तो उसका हमने एनालिसिस करने की कोशिश की। तो एनालिसिस क्या, हालांकि वो खबरें ज़्यादातर अखबारों में पहले छप चुकी हैं कि निर्दलीयों को ज़्यादा टिकट दिए गए, जिन्होंने भाजपा को हराया उनको भी टिकट दिया गया, लेकिन वो एक नए एंगल के साथ एक चीज़ प्रस्तुत की हमने कि भाई किस तरह से, कि जैसे 12 सीटों का उसमें उदाहरण दिया गया कि किस तरह से तीसरे और चौथे नंबर पे रहे लोगों को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और उन्होंने टिकाऊ या जिताऊ जिसे कहा जाता है उसके बजाय हराऊ पर दांव खेला है। जो हराया जिसने उस पर दांव खेला है, और वो एक आधा नहीं है ऐसे कम से कम 12 से ज़्यादा लोग हैं जिन पे हराऊ पे दांव खेला गया। तो वो जो हराऊ वाला दांव थी वो एक नई बात थी, इसलिए ये निकल के बात आई कि ये एक तरह से जो भाजपा के रणनीतिकार हैं वो एक उल्टे चश्मे से इन चीज़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, काफ़ी चुनावी बात। धन्यवाद। ये त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़े थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? और हमारी चुनावी यात्रा लगातार बोल हिंदुस्तान पर जारी रहेगी, आपके हिस्से के सवाल मुद्दे लगातार हम इस माध्यम से उठाते रहेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।